आज का हमारा टॉपिक है ACBT। क्या है? एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का ये कंटिन्यूएशन टॉपिक है। हमने बोला कि अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं ना, B18 फॉर क्लियरिंग सिक्रेशन, है ना, कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है सिक्रेशन क्लियर करने में। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ऑटोजेनिक ड्रेनेज पढ़ा, फिर हमने पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ACBT। ठीक है, ये उसी का है कि हमारा, हमने बोला कि सबका अपना अपना रोल है। ऐसा तो है नहीं कोई एक चीज एक ही चीज करा देगी सिक्रेशन सर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। सबका अपना अपना रोल है, अलग अलग तरीके से अपना अपना सिक्रेशन को क्लियर करा रहे हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम ACBT को पढ़ेंगे। ACBT आप ये समझ लेना, ये सारे टॉपिक्स अभी जो ऐसे चल रहे हैं, एक होता है ना कि एग्जाम में अगर कोई देना चाहे तो सबसे पहले इनको ही देना है। ACBT मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बात मैंने पोस्टल अटेंडेंस पे भी कही थी आपको। और इसी वीडियो की मैं पहले ही बता दूंगा जो आपको एग्जाम पर्पज जब पढ़ो, क्योंकि देखो जब पीटी का पेपर है, पीटी कार्डियो थोरेसिक पेपर है, तो वो सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे आपसे कि आपको अपनी पीटी में ब्रीथिंग पैटर्न पता है कि नहीं, ये सब बेरा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इसके, जब आप इसके ये थ्री डिफरेंट टाइप्स थ्री मेथड में होगी, या फिर इस लो कि थ्री पार्ट्स साइकिल है ये, तो इसके थ्री फेजेस रहेंगे। जैसे ऑटोजेनिक ड्रेनेज में आपने समझा था तीन फेज थे। पहले क्या था? अनस्टिकी, फिर कलेक्टिंग, देन इवैक्यूएट फेज। ऐसे ही ये साइकिल भी अपने तीन फेज में चलेगी। और वो तीनों के नाम बताऊंगा, वो तीनों आप ये समझ लो इंडिविजुअली खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसके पर्पज से जाओगे, जब आप कराने जाओगे बोर्ड में, किसी को भी एक्सरसाइज कराओगे, कुछ भी कराओगे, सब आपको ये बोल देंगे DBX करा दो, FET करा दो, है ना, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग करा दो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल इसकी जो ये ACBT कभी कंटिन्यूएशन में आपको बहुत ही कम मिलेगा कि आपको बोल देंगे पूरी ACBT करा दो, नहीं, इसके फेज बोलेंगे। और एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसके फेजेस बहुत ज्यादा कॉमन आ जाते हैं, दो दो मार्क्स में तो पूछ ही लेते हैं, वरना बड़े मार्क्स में भी एक पूरा कोई फेज पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना है, इसके एक एक फेज को समझते हुए चलना है किस तरीके से, क्योंकि इसका एक एक फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। नाम से क्या समझ आ रहा है? एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक, है ना। एक्टिव साइकिल्स हैं क्योंकि ये ना जो है ना, ये साइकिल्स की फॉर्म में है, इसके थ्री फेज रहेंगे। ये साइकिल्स की फॉर्म में है, इसके थ्री फेज रहेंगे, और इसका हर फेज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पेशेंट को, वरना ये कर नहीं पाएंगे। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट को फुल्ली अवेक होना चाहिए, हर तरीके से उसको अवेक होना चाहिए, कॉर्पोरेटिव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात उसमें इतनी पावर भी होनी चाहिए, जो कि ना ऑटोजेनिक ड्रेनेज में इतनी पावर नहीं लग रही थी फिर भी, लेकिन ACBT में बहुत पावर लगेगी। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पावर और सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसके फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं सिग्नेचर्स क्लियर कराने में ना। अगेन ये क्या है? ब्रीथिंग टेक्निक। जैसे AD ब्रीथिंग टेक्निक थी, और पोस्चरल कौन सा था? वो तो पोस्चरल ट्रेनिंग थी, ब्रीथिंग से नहीं सिग्नेशन कर रहे, क्लियर कर रहे थे। ACBT अगेन क्या, एक ब्रीथिंग टेक्निक है ना, ब्रीथ के पैटर्न से ही आपके सिग्नेशंस को बाहर निकाला जाएगा। क्या है? द ACBT इज एन एक्टिव ब्रीथिंग टेक्निक। एक्टिव ब्रीथिंग मतलब क्या कि परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट एंड कैन बी यूज टू मोबिलाइज एंड क्लियर एक्सेस पल्मोनरी सिक्रेशन। ये तो हम सर जान ही रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट वही अभी टॉपिक से वही पढ़ रहे हैं, तो उसका काम तो वही है क्या, कि हमारी सिक्रेशन को मोबिलाइज करना, यानी उसको अपनी जगह से जो स्टिक्ड है उनको अनस्टिक करना, और फिर इनको कलेक्ट करके और बाहर इवैक्यूएट करके फेंक देना। यही काम तो होगा जो ऑटोजेनिक, इसमें भी वही होगा। तो हमें क्या करना है? पहले उनको मोबिलाइज करना है, कलेक्ट करके, और वो म्यूकस को बाहर निकालना है, यही हमारा गोल है। तो क्लियर सिक्रेशन, पल्मोनरी सिक्रेशन एंड टू जनरली इंप्रूव लंग फंक्शन, वो तो बेसिक बात है सर, होना ही है। ठीक है ना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी फायदा क्या है? ये टेक्निक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इसको PD जो हमने पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ा है, पोस्चर ड्रेनेज में किसी को उसके पोस्चर में डाल दो और उसके साथ ACBT कराओ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जबकि कल हमने पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ा था तो हमने आपसे बोला भी था कि पोस्चरल ड्रेनेज के साथ साथ आप उसमें क्या ACBT जोड़ सकते हो, FET जोड़ सकते हो, है ना, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन, सेकिंग, परकशन जोड़ सकते थे ना पोस्चरल ड्रेनेज में। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि ACBT अगर आप पोस्चरल ड्रेनेज के साथ कराओगे, पोजिशनिंग के साथ कराओगे, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्या यूजेस है इनका? वही सब जो सर हम पढ़ रहे हैं कि सीक्रेशन को बाहर निकालना है। सीक्रेशन बाहर क्यों निकालना है, क्या मकसद क्या है?
सर वेंटिलेशन ठीक हो जाए, सांस अच्छे से ले, क्योंकि ईयर वे में सिक्रेशन बन रहा है, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा, वेंटिलेशन सही नहीं है उसका, तो वेंटिलेशन सुधर जाएगा सर, इसलिए तो कराना है। तो लूजन एंड क्लियर सिक्रेशन फ्रॉम दी लंग्स, इंप्रूव वेंटिलेशन इन दी लंग, वेंटिलेशन इंप्रूव होगा और क्या कि कफ की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एबनॉर्मल अमाउंट में कफ किए जा रहा है, जितनी जरूरत है उतना ही, ठीक है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे अभी तक के, ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि हमने कुछ अलग से, ये तो ऐसा होता है ना किसी भी चीज की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो पहले हेडिंग्स बनाना, पहले उसके बारे में बताना उसका क्या काम है, तो एक तरीके से रोल प्ले करा अभी हमने। अब हम मेन समझेंगे कि एसीबीटी क्या है, और इसके जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना पॉइंट से इंडिविजुअली खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन फिर से आपको कहूंगा, हाँ वो बात अलग है एग्जाम में एसीबीटी पूरा आ गया तो आप तीनों लिख के आओगे बाकी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल के बेस से एसीबीटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके फेजेस इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही रेयर होगा कि आप तीनों एक ही पेशेंट में करा रहे हो, आप ऐसा होगा किसी को ब्रीथिंग कंट्रोल करा के आ गए, ब्रीथिंग कंट्रोल में फर्स्ट डीप ब्रीथिंग आएगा को उतना ही करा दिया, फिर किसी को डीबीएक्स करा दिया यानी डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस, उसी को थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ब्रीथिंग कंट्रोल में फर्स्ट डीप ब्रीथिंग भी आए तो एक ही चीज है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। बाकी ब्रीथिंग कंट्रोल उसके जो तरीका होता है करने का, ब्रीथिंग कंट्रोल में जब हम एक्सपायर करेंगे तो उसमें जो लिप्स की पोजीशन होगी पर्स्ड लिप से करेंगे, इसलिए उसका नाम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग भी पड़ता है, ठीक है ना। तो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग जब लिखने का आएगा 2 मार्क्स में तो उसी तरीके से उसको लिखोगे, क्योंकि अभी जब और अच्छे से आएंगे तो हम जब अंदर जाएंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा कि मैं ऐसा ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ कि ब्रीथिंग कंट्रोल को पर्स्ड लिप ब्रीथिंग बोल लो, नहीं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बताऊंगा कि हाँ उसमें जो सिर्फ एक एक्सपायरेशन का वो है उसके हिसाब से। लेकिन ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को हमेशा डीबीएक्स से करते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इस तरीके से भी 2 मार्क्स में लिख के आता है डीबीएक्स, है ना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और इसको थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज टीईएक्स से भी लिखते हैं, 2 मार्क्स में पूछते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एफईडी फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जब आप जाओगे पेशेंट्स को देखने वार्ड में तब आप उनके जब आप लिखोगे ना पीटीआरएक्स अपना ट्रीटमेंट, तो आप वहां पर ऐसे ही लिख के आओगे डीबीएक्स कराया, टीएक्स कराया, एफईटी कराया, है ना, पीआरओएम कराए हमने, ये सब कराए मेंशंस करोगे अपना, तो वहां पर इसी तरीके से इसी आप खुद कभी नहीं करके आओगे कि एसीबीटी पूरा करा रहे, क्योंकि ये थोड़ी काफी लॉन्ग प्रोसेस है और जितना पार्ट में जितनी जरूरत है आप उसको ज्यादा चूज करते हो, लेकिन एग्जाम में पूरा आ गया तो हमको पूरा लिखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसीबीटी कराएंगे ही नहीं पूरा, लेकिन जब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे तब चीजों को समझ आएंगी कि मैं ऐसा क्यों करा। अब मैंने क्या कहा कि अभी मैंने बोला था कि पोस्चरल ड्रेनेज अगर आप जब इस पोस्चरल ड्रेनेज करा रहे हो उसके साथ एसीबीटी को जोड़ दो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और क्या कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ एसीबीटी करा रहे हो पोस्चरल ड्रेनेज नहीं करा सकते तो एसीबीटी के साथ अगर आप परकसन, वाइब्रेशन, शेकिंग ये सब ऐड कर दोगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि हम मैंने बताया था, अभी हम इनको अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि परकशन वाइब्रेशन क्या करता है, एक तरीका मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करता है जो आपके सीक्रेशंस को क्या कर देते हैं, जो टाइटली होते हैं ना लूज कर देते हैं। तो अब एसीबीटी तो वैसी ब्रीथिंग टेक्निक है, उसके साथ एक मैनुअल टेक्निक और जुड़ गई, यानी आपने मैनुअली और पार्टिसिपेट करा तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही लिखा है कि एडिशनली या मैनुअल टेक्निक, क्योंकि ये जो ये सब आपके वाइब्रेशन है, परकशन है, ये सब मैनुअल है, इसमें पेशेंट खुद नहीं करेगा, आप परफॉर्म कराओगे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये मैनुअल टेक्निक है, कैन बी एडेड टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स साइकिल, है ना, जो साइकिल इसको और कॉम्प्लेक्स बना दोगे जिससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। टू हेल्प द रिमूव ऑफ सीक्रेशन ऑन दी लंग्स, जैसे परकशन ऐड कर लोगे, वाइब्रेशन ऐड कर लोगे, शेकिंग ऐड कर लोगे, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट आप इसके साथ ऐड करोगे तो और अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। अब समझते चलना है, अब ये देखो ये ढंग से समझते चलना, एक एक चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा के, क्या ना, ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही एसीबीटी सिंपल है, आप खुद बोलोगे सर क्या ही है मतलब, ठीक है ना। तो लेकिन बस यही है ना कि इसको ढंग से याद करने का, समझने का वही बस उसका टैलेंट है, बाकी तो बहुत सिंपल है ना, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना। ब्रीथिंग कंट्रोल, नाम से क्या समझ रहा है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये वो चीज है जो आप योगा और उन सब में करते आते हो, बोलते ना कि रिलैक्स्ड ब्रीथिंग करो, क्या बोलते हो कि धीरे धीरे गहरी सांस लो, है ना, ज्यादा भी गहरी नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि तुम बहुत डीप लेते, धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो, सुना है, बस उसी को यहाँ पर एक बढ़िया एक ब्रीथिंग कंट्रोल नाम दे के और ऐसा पूरा सजा के आपको प्रेजेंट करना है, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। ब्रीथिंग कंट्रोल क्यों करा जाता है, यूज टू रिलैक्स द ईयर वे, क्योंकि देखो सीधी बात है, मैंने आपको बोला आपकी साइकोलॉजिकल ही होती है,
मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था और कभी भी बताया था कि हमेशा याद रखो आप किस इमोशन में हो, सबसे ज्यादा ये आपकी ब्रीथिंग डिफाइन करती है। आपने कुछ फील करा होगा, फियर फाइट फ्लाइट में हो, कोई डर है कुछ, ब्रीथिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप जितने काम, जितने रिलैक्स जितने होंगे, ब्रीथिंग आपकी उतनी ही लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ना, डीप होगी। कभी भी बाहर जाते हो ये कोशिश नहीं करते जल्दी जल्दी सांस ले, क्या बोलते हैं धीरे धीरे सांस लो, लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करते हैं ना। तो वो क्यों है, कभी सोचा है? वो ऐसा है क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल बिल्डअप ऐसा है। हमारे ब्रेन को जब भी हम डीप और स्लो ब्रीथ करते हैं, वो हमारे ब्रेन को एक साइकोलॉजिकल कमांड भेजती है। और वहां से क्या होता है, वो ब्रेन हमारे हार्ट को कमांड भेजती है कि एवरीथिंग, जो का भी जो सिचुएशन चल रही है वो कंप्लीटली कंट्रोल में है। आप हार्ट ज्यादा ब्लड पंप नहीं करिए बॉडी को। हार्ट ब्लड पंप ज्यादा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको जब भी कुछ लगता है बॉडी में, कोई फियर जैसी सिचुएशन है, कोई फाइट जैसी सिचुएशन, या कोई फ्लाइट फ्लाइट मतलब भागने वाली सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऑटोमेटिक क्या करता है कि बॉडी में ब्लड रश होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी उस चीज को प्रिपेयर कर रही होती है, और उसमें आपकी सब कुछ पल्स रेट, बीपी वीपी सब कुछ बढ़ रहा होता है खतरनाक तरीके से। ठीक है ना? तो हमारा सबसे पहले यही काम होता है कि जब भी आप कोई भी कुछ भी कराने जा रहे हो वार्ड में किसी भी पेशेंट का, तो सबसे पहले आपका यही काम है कि उसको रिलैक्स करो। तो एसीबीटी का फर्स्ट फेज यही बोलता है कि पहले ब्रीथिंग कंट्रोल कराना है उसको। यानी अब क्या पता वो किस सिचुएशन में था, हैप्पी मूड में था, सैड मूड में था, आपने शुरू करा दी? नहीं, सबसे पहले यू कंट्रोल हर ब्रीथिंग। आपको उसकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, यानी कुल मिला के सिंगल वर्ड में बोले तो आपको उसको कंप्लीटली रिलैक्स करना है। तो यूज टू रिलैक्स द ईयरवे। क्यों? उससे क्या होगा, उसके जो ईयरवेज है, क्योंकि आप उसको कराने क्यों जा रहे हो? क्योंकि उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। सिक्रेशंस मतलब क्या, स्पाज्म मतलब क्या? देखो सीधी सी बात है, हम समझ रहे हैं। ये उसके ईयरवेज है, इसमें क्या बन रहा है? सीक्रेशंस बन रहे हैं, सीक्रेशन बन रहा है। कोई भी उसको डिसीज होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बात है, उसकी जो मसल्स हैं ब्रोंकाई, ये सब ऑटोमेटिक स्पाज्म में जा रही है। यानी ये जो कैनाल है, उसका जो ईयरवे है, इसको क्या कर रही है? नैरो कर रही है। और ये था, ये और नैरो हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, और एरिया शॉर्ट हो रहा है। ठीक है ना? ब्रोंकोस्पाज्म में जाती है। आपने सारी सीओपीडी पढ़ी है, कोई सारी सीओपीडी पढ़ी है, अस्थमा पढ़ा है, सब में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, सब में क्या होता था? ये क्या होता था? ब्रोंकोस्पाज्म में जाती थी। क्योंकि स्पाज्म में, अस्थमा में आपने बहुत कॉमन पढ़ा है सारी चीजें। और देखो क्यों जाती है, उसका एक रीजन भी सुनो। कभी डर में हो गए, कुछ भी हो गए, तब भी ऑटोमेटिक बिल्कुल माइल्ड स्पाज्म होता है बॉडी में। कभी फील करा है, कभी डर हुआ है तो आपने कभी भी ये कोशिश करिए कि अपने हाथ पैरों को बढ़िया फैला के एकदम अच्छे से रिलैक्स होके हो, कि ये कोशिश करिए कि मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, मैं कहीं मतलब ऐसा फिट हो जाऊं, कहीं गायब हो जाऊं, कितना छोटा हो जाऊं। तो क्यों करते हो? ये हमारी हेरिडिटी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि जैसे ही हमें कुछ भी डर या कुछ ऐसे होता है जो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, हमारी मसल्स ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेक्शंस में जाने लग जाती है, सब कॉन्ट्रेक्शन करने लग जाती है। तो जैसे स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वैसे ही हमारी जो ब्रोंकोस्पाज्म स्मूथ मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रेक्शंस करती हैं, इनर मसल्स भी कॉन्ट्रेक्शन करती हैं। तो उससे आपको और सांस लेने में डिफिकल्टी हो लग जाती है। कभी घबराहट हो रही है, एंजाइटी होती है, तो हमें क्या होता है, ऐसा तो ना कि हम अच्छे से सांस नहीं लग जाते, हम और हमारी ब्रीथिंग बिगड़ जाती है, हम और सांस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रोंकाई है वो नैरो होने लग जाता है। क्यों नैरो होने लग जाता है सर? क्योंकि वो स्पाज्म में जा रहा है। तो हमारा सबसे पहले काम ये नहीं होता कि उसको बोलो गहरी गहरी सांसें लो, नहीं, गहरी गहरी सांसें तो लेना ही है, लेकिन कोशिश सबसे पहले वो रहती है कि उसको बोलो काम हो, रिलैक्स हो, है ना। कोई ऐसी सिचुएशन करो कि वो उसके हाथ पैरों को, वो जितना अपने आप को कंजेस्टेड कर रखा है ना, उतना उसको लूज करो, बोला हाथ पैर दूर करो, धीरे करो, मतलब कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पहुंचाओ ब्रेन को कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। यूज टू रिलैक्स द एयरवे एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ वीजिंग एंड टाइटनेस। जो वीजिंग और टाइटनेस के सिम्टम्स आएंगे वो सब इसको क्या है, यानी ये अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। उसके बाद जो सीक्रेशंस बने हैं वो अगले 2 स्टेप से आप निकालोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या कैसे करते हैं, ये करता क्या है, सबसे बड़ी चाह इतनी देर से वही समझा रहा हूँ। टू प्रमोट रिलैक्सेशन, इनकरेज पेशेंट टू क्लोज आईज वाइल परफॉर्म ब्रीथिंग कंट्रोल। अब इसमें समझना, बहुत सिंपल एकदम बेसिक प्रोसेस है बिल्कुल। कैसे कराते हैं? अच्छा, ये एसी ऐसा नहीं है कि अभी इसमें ये लाइन लिखी है नेक्स्ट क्या, कि अब ऐसा है, अभी आपने पढ़ा होगा सर पहले ब्रीथिंग कंट्रोल होगा, फिर डीबीएक्स होगा, फिर एफईटी होगा, यही तो पैटर्न होगा। ऐसा नहीं, ब्रीथिंग कंट्रोल एक तरीके से कोई फेज नहीं है, एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है। आप पहले ब्रीथिंग कंट्रोल कराओगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप जैसे ही फोर्स्ड आप डीबीएक्स पर पहुंचे,
सेकंड वाले फेज पर, और आपको लगा कि उसको क्या एंजाइटी होने लगी, वो फेज नहीं कर पा रहा, तो आप वापस ब्रीथिंग कंट्रोल पे आ सकते हो। ठीक है, वापस ब्रीथिंग कंट्रोल पे आ जाओ, फिर वो करो। अगर आपको एफईटी करा रहे थे, आपको लगा कि नहीं नहीं उसको तकलीफ हो रही है, तो अब फिर ब्रीथिंग कंट्रोल पे आ जाओ। तो ब्रीथिंग कंट्रोल एक तरीके से आप देखोगे कोई फेज नहीं है, ब्रीथिंग कंट्रोल तो एक तरीके की प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उसको रिलैक्स करना, और वो इवन कहीं भी आ सकती है। फर्स्ट पहले तो करना ही करना है, क्योंकि जाके सीधे शुरू नहीं कर दोगे, उसके बाद आपने सेकंड फेज पे गए डीबीएक्स पे। इवन अगर आपको लगता है डीबीएस में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसको घबराहट एंजाइटी हो रही है, बीसी पे वापस आ जाओ, ब्रीथिंग कंट्रोल पे वापस आ जाओ। लेकिन आपको लगा डीबीएस पूरा हो गया, आप एफईटी पर गए, आपको लगा नहीं नहीं उसको एंजाइटी हो रही, वो नहीं कर पा रहा है, उसको अजीब सा आपको लग रहा है, उसके लिए सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं हो रही है, फिर बीसी पे आ जाओ, फिर ब्रीथिंग कंट्रोल पे आ जाओ। तो ब्रीथिंग कंट्रोल कोई खुद में फेज है, वो तो एक रिलैक्सेशन फेज है। उससे तो हमारी ये कोशिश है कि हम पेशेंट को जितना हो सके उतना रिलैक्स रख सकें, क्योंकि इवेंचुअली आप और हम ये कर लेंगे। जब आप एक हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, वार्ड के अंदर जाओगे, जब कंटिन्यूअसली वहां वेंटिलेटर्स की आवाज आ रही है, माहौल उस तरीके से, तो पेशेंट ऑलरेडी इतना एंजाइटी और उस फेज में, उस मेंटली साइकोलॉजिकल फेज में होता है कि उसके लिए छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हम जाते हैं तो अगर मैं कुछ भी उनको बोलूंगा कि काम करो, नाक से सांस लो, तो वो इसी में घबराने लग जाते हैं कि हमको ऐसा क्यों करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या मेरे, मतलब वो अब वो उसको समझ तो नहीं आ रहा, उसको ये लग रहा है कि शायद मेरे लंग्स खराब हो गए, शायद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा अब दोबारा, वो यही पूछेगा अच्छा खराब हो गई क्या, कुछ हो गया क्या। आप उसे कितना भी समझाओ, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल क्यों, क्योंकि उसका कुछ देर बाद ब्लड निकाला जा रहा है टेस्ट के लिए, कुछ बाद कोई और डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ और चेक कर रहे हैं। तो आईसीयू में तो यही होता है, वार्ड्स में इवन जो आईसीयू से निकाल के वार्ड्स होते हैं उसमें भी, तो वहां पर आपकी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है। ठीक है, वही मैंने कहा कि ये चीजें जब थ्योरी में पढ़ते हो ना तो बहुत बेसिक लगता है कि यार ऐसा क्यों, बार बार वो चीजें, जब प्रैक्टिकल में जाओगे ना तब समझ आएगा कि अच्छा, वहां पर जो मैंने लाइनें लिखी थी वो जब तब बकवास लग रही थी, लेकिन अब उनका यूज बहुत है, कि क्यों बार बार वो चीजें बोलते हो, कि साइकोलॉजिकल गेम प्ले आप ये मान लो आपके पीटी में बहुत ज्यादा है। एक डॉक्टर नॉर्मली 1 मिनट की मेडिसिन लिख के चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है पेशेंट कौन से मूड में क्या है, लेकिन आपको उसके साथ 1 घंटे रुकना है। और इवेंचुअली बुरी बात यह है कि, या बुरी या अच्छी, कि आपको उसके 1 महीने भी रुकना है, या 15 दिन, या एक हफ्ते, या इवन कहो 6 महीने भी। अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, डीएमडी है, तो कहो भैया 1 1 साल भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम प्ले आपको करना पड़ेगा। तो इंडिकेशन क्या होंगे, वही सारे, कि उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, वही सारी चीजें, डर लग रहा है, फियर, फाइट, फ्लाइट, ये सब क्या किसके साइंस है, ब्रोंकोस्पाज्म के, या कोई एंजाइटी या कोई पैनिक अटैक आ रहा है, तो इन सब में आपको उसे क्या करना है, कंट्रोल, ब्रीथिंग कंट्रोल कैसे करोगे, क्या टेक्निक है, सिंपल, एटलीस्ट 6 ब्रीथ तो आपको करानी है। कैसे करानी है, उसको बोलो नाक से सांस लो धीरे धीरे, है ना, ज्यादा डीप लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, ब्रीथिंग कंट्रोल में ऐसा नहीं करते कि बहुत गहरी सांस लो लंबी, फिर रोकना ही, जितना उसकी पावर है उससे बोलो नाक से सांस लो जितना आपको सही लग रहा है, फिर उसके बाद उसे मुंह से छोड़ दो। इसमें लेने में और छोड़ने में कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको नाक से सांस लेकर रोक के रखो, नहीं। ब्रीथ इन एंड आउट जेंटली थ्रू योर नोज इफ पॉसिबल, और फ्रॉम माउथ इफ नॉट। ब्रीथ इन तो नोज से ही करानी है, आउट जो आउट है वो आपको माउथ से करानी है। अगर वो इन भी नोज से नहीं कर पा रहा तो फिर आप माउथ से उसको करा सकते हो। तो ब्रीथ हम कैसे कराना है मुझे, अगर मुझसे कोई पूछे मुझे कैसे कराना है, मैंने सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल नाक से सांस लो, कोई होल्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना, धीरे से जितनी मेरी पावर है, तो मुंह से लंबी करके, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे, ऐसे करके नहीं, लॉन्ग, धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी, क्योंकि तभी बॉडी रिलैक्स होगी। तो मैंने क्या करा, पर्स्ड लिप इसी को बोलते हैं। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको 2 मार्क्स में भी आता है, डॉक्टर्स भी आपके वो सब आपके, तो आपको आप लिख के आओगे कि पर्स्ड लिप ब्रीथिंग कराई। तो अब समझ आ गया कि ब्रीथिंग कंट्रोल में मैंने क्यों बोला था कि इसको पर्स्ड लिप ब्रीथिंग बोलते नहीं है, मगर होती इसी के अंदर है। तो जब आप पर्स्ड लिप ब्रीथिंग भी कराओगे तो उसमें भी यही कराना है। आपसे कोई बोलेगा पर्स्ड लिप ब्रीथिंग कराओ, तो क्या सिर्फ सांस छुड़वा दोगे, एक्सपायरेशन नहीं, पहले उसको यही बोलोगे कि सांस लो, यानी ब्रीथिंग कंट्रोल ही करो। पहले आप उसको बोलोगे सांस लो, फिर आप बोलोगे कि होठों से सांस छोड़नी है, नाक से नहीं छोड़नी, और एकदम नहीं छोड़नी, ऐसे कैसे पाउट करते ना, एकदम ऐसे पाउट वाला मुंह बनाना, और उससे धीरे 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 आपको स्लो, फर्म, स्टडी, एकदम धीरे उसको छोड़नी है, ठीक है ना, माउथ से। इसको ही पर्स्ड लिप ब्रीथिंग आप बोल देते हैं। ठीक है, देखो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं,
देखो पर्सनली ब्रीथिंग की पहली बात तो कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है। देखो पर्सनली ब्रीथिंग इज अ टेक्निक दैट हेल्प पीपल लिविंग विद, अब कोई भी हम पढ़ के आए सारी वो डिसीज जिसमें वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील कर रहा है उसे कराना है। तो पर्सनली ब्रीथिंग हेल्प कंट्रोल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्विक इजी वे टू स्लो योर पेस ऑफ ब्रीथिंग नॉर्मली, है ना। तो क्या हम बोल रहे हैं कि व्हेन पॉजिटिव, तो क्या लिखा है, ब्रीथिंग टेक्निक है सिंपल वही सारी, धीरे धीरे मोर इफेक्टिव बाय मेकिंग देम स्लोअर एंड मोर इंटेंशनल। क्या करना है, आफ्टर इनहेलिंग बाय नोज, ठीक है, और फिर किससे एक्सेल करना है, माउथ से स्लो, ठीक है। कैसे करा देखो, अब क्या पैटर्न है कि उसमें क्या लिखा, ब्रीथ इन टू काउंट है, जब सांस ले रहे हो तो एक दो गिनो, छोड़ते टाइम चार गिनो, क्यों, क्योंकि आपको एक्सीलेशन लंबा रखना है एज कंपेयर टू इनहेलेशन, एकदम धीरे धीरे। तो आपने जब सांस ले रहे हो तो उससे बोलो कि मन में से दो तक गिनती गिनो, एक दो, फिर उसके बाद जैसे ही दो हो जाए फिर सांस छोड़ना तुरंत स्टार्ट कर दो, रुकना नहीं है, एक दो सांस छोड़ना स्टार्ट कर दो, और फिर एक दो तीन चार तक, जब तक चार कंप्लीट नहीं होनी तब तक आपको मुंह से छोड़ते रहना है धीरे धीरे। तो ये जो फर्स्ट लिप क्यों कहा, लिखा है देन जेंटली थ्रू योर नोज, है ना, फर्स्ट लिप एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ फॉर योर काउंट। तो इसमें याद रखना ये थोड़ा काउंटिंग का, जब फर्स्ट लिप ब्रीथिंग 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा काउंटिंग वाला रिलेशन याद रखना कि इनहेल कर रहे हो तो एक दो तक काउंट करा, फिर जब एक्सेल करा तो चार तक काउंट करा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट लिप ब्रीथिंग 2 मार्क्स से पूछे तो इस तरीके से डेफिनेशन लिख के आनी है। अब ब्रीथिंग कंट्रोल के अंदर ही तो फर्स्ट लिप ब्रीथिंग हो गई, है ना, ठीक है। तो इतना हमें समझ आया कि फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, उसी के पार्ट को हमने करके बोला। तो आपसे 2 मार्क्स में फर्स्ट लिप ब्रीथिंग या उस तरीके से पूछे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने कहा था कि इसके इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे फर्स्ट लिप ब्रीथिंग और ये सब कराना। तो कैसे कराना है मैंने सारी पोजीशन बता दी, सब कुछ नॉर्मल, कीप शोल्डर रिलैक्स एंड क्या, बी टेंशन फ्री ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो वो तो हमें बताने के भी कंट्रोल है, तो पूरा इंस्पायरेशन और क्या करना है, ग्रेजुअली ट्राई टू मेक दी ब्रीथ स्लो, स्लोअर रखनी है, आंखों को बंद रखना है, क्लोज योर आईज टू रिलैक्स, क्योंकि एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। टू फोकस ऑन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कंट्रोल शुड बी कंटिन्यू अंटिल द पर्सन फील रेडी टू प्रोग्रेस टू द अदर स्टेज ऑफ द साइकिल, और अदर स्टेज ऑफ साइकिल इसकी क्या है, डीबीएक्स, ठीक है। तो जब तक दूसरी स्टेज पर नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आप ब्रीथिंग कंट्रोल कराओ। और अब आप कब ऐसा सोचोगे कि वो पेशेंट तैयार है, जब आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा है, आपने देख लिया हाँ अभी कंफर्टेबल है, तो अब आप नेक्स्ट उस पर आ जाओ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपने डीबीएक्स कराया तो मे बी वो उसको एक ही बार में अच्छा कर ले, नहीं कर पा रहा वो, आपको फिर से एंजाइटी से होने लगी है, तो फिर आपका यही है कि वापस पीसी पर आ जाओ, ब्रीथिंग कंट्रोल पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है डीबीएक्स और थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, याद रखना ये डीबीएक्स के नाम से ज्यादा आता है, डीबीएक्स ही लिख देते हैं। और ये मैंने बोला ये सिंगल पार्ट में बहुत ज्यादा कराया जाता है, ये चीज डीबीएक्स वाला पार्ट सिंगल पार्ट में बहुत ज्यादा कराया जाता है, सिंगल पेज में, ठीक है। कैसे कराते हैं डीबीएक्स, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बस समझने की देर है। डीबीएक्स फोकस मेनली ऑन इंस्पिरेशन एंड हेल्प टू लूजन सिक्रेशन ऑन लंग्स। तो ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, आपको कोई रिलैक्स नहीं कर रहा, इसका काम क्या है, आपके जो सिक्रेशंस लंग के अंदर बने हुए हैं उन्हें लूज करना, क्या उन्हें बाहर निकालना नहीं, बाहर निकालना काम होता है थर्ड वन स्टेज का, डेट इज FET, या इसको हफिंग भी बोलेंगे। तो ये जो डीबीएक्स होता है ये आपके सिक्रेशन को लूज करता है, ठीक है ना, आराम से, इसलिए डीप ब्रीथिंग कराते हैं तो ये सिक्रेशन को लूज करेगा वहां पर, और फिर उसके बाद उसको फिर आप FET करा दोगे और फिर वापस उसका सारे सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्या इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को, बहुत सिंपल है, मालूम क्या करना है, पेशेंट को बोलो सांस लो, इंस्पिरेशन करा उसने, उसको बोलना है नाक से सांस लो, धीरे लो, गहरी लो, लंबी लो, जितनी पावर है आपकी उतनी सांस खींच लो, खींच ली। अब उसको बोलो 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है, गिनती गिनो, 1 2 3, उसने बोली हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको बोलो कि सारी सांस को माउथ से छोड़ो मगर धीरे धीरे, आपको सांस नहीं छोड़नी, सांस खुद छूटनी चाहिए। कैसे मैंने बोला, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, किस तरीके से, पेशेंट को बोलो, देखो मैं करके दिखाता हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे लंबी गहरी जितनी पावर है, 3 सेकेंड्स का होल्ड, ठीक है ना, 1 2 3, देन धीरे धीरे माउथ से आउट कर, देखो
वाई वी कॉल्ड थोरेसिक एक्सपांशन। डीप ब्रीथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नाम से समझ आ गया डीप ब्रीथ,